स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अभी तक बच्चे आप लोगों ने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन करी, तो हमने उसमें जो है बताया कि उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें क्या देते हैं, बिहेवियर बताते हैं, लाइक पार्टिकल का किस तरह का बिहेवियर है। और हमने जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी। आज हम जो है इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है दैट इज़ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन बॉक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिकली बॉक्स का मतलब ये है कि वो ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल ही जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, यानी कि उस रीजन में जो पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, ज़ीरो होगा और पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज़ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो फ्री पार्टिकल का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हमने मान के चला बच्चे ये जो है वन डायमेंशनल बॉक्स है। तो इनसाइड द बॉक्स हमने इस तरह से लिया कि पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट लगा दी कि पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है इनसाइड द बॉक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है, या पार्टिकल जो भी हम ले रहे हैं वो क्या कर रहा है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और आउटसाइड द बॉक्स अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पोटेंशियल क्या है बच्चे, इन्फानाइट है। तो यानी कि इन्फानाइट पोटेंशियल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ बाहर होने की, बॉक्स से बाहर होने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, ज़ीरो है। यानी कि इस रीज़न में हमारा वेव फंक्शन क्या होगा बच्चे, ज़ीरो होगा। तो ऐसे ही एक्स ज़ीरो इधर का रीज़न की अगर हम बात करें, बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड के रीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, आउटसाइड द बॉक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चे, ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बच्चे, इन्फानाइट है। अब हम जो ये बॉक्स ले रहे हैं बच्चे, इसकी ये वॉल्स हैं। अब हमने जो वॉल्स ली हैं बच्चे वो कैसी हैं, नॉन पेनिट्रेबल हैं। नॉन पेनिट्रेबल का मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा या जो भी पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो इस वॉल्स को कभी भी पेनिट्रेट करके बाहर बॉक्स के नहीं जा सकता। और सेकंड हमने कंडीशन क्या ली है, ये जो वॉल्स हैं ये कैसी हैं, रिजिड हैं और परफेक्टली इलास्टिक हैं। बच्चे जब मैंने वर्ड यूज़ किया परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है जो इसके अंदर है फ्रीली मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल बच्चे इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो ये क्या होगा, रिबाउंड बैक हो जाएगा विद सेम काइनेटिक एनर्जी एज बिफोर। यानी कि जो भी पार्टिकल है उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे ही वॉल के साथ वो कोलाइड करेगा वो वापस जो है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो रिबाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल जो है वॉल के साथ कोलाइड करेगा कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने वॉल के साथ कोलाइड किया उसी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिबाउंड बैक हो जाएगा। इसके बाद है बच्चे हमारे पास पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि वो हम मान के चल रहे हैं ये जो बॉक्स है ज़ीरो से ए रीजन, एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से ए है, इस रीजन तक ही पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है। अगर आप एक्स जो है लेस देन ज़ीरो लोगे या एक्स ग्रेटर देन ए लोगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, आउटसाइड दी बॉक्स की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, इन्फानाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ली पार्टिकल की एम जो कि कांस्टेंट टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या लिखा, ये जो पार्टिकल था जो हमने कंसीडर किया इनसाइड द बॉक्स, हमने इसके ऊपर जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने इसकी लिखी। और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। तो उसकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m कर्ल ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर साई प्लस में वी साई इज इक्वल टू माइनस आईटा एच कट कर्ल साई बाय में कर्ल टी। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो बच्चे, 2। अब बच्चे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी हमने मान ली, जो पार्टिकल है इसकी जो टोटल एनर्जी हमने फिक्स कर ली वो कि क्या ली, ई कह दिया। तो टाइम डिपेंडेंस पार्ट अगर मैं लिखूँ वेव फंक्शन का, तो वेव फंक्शन का साई एक्स टी हम कर चुके हैं, तो क्या होगा साई एक्स ज़ीरो जो कि टाइम के पर डिपेंड नहीं करेगा, इनटू जो टाइम डिपेंडेंस पार्ट है ई की एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टी बाय में एच कट।
तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साई एक्स ई की पावर माइनस ई टी बाय में एच कट। तो ये इक्वेशन नंबर है आपकी थर्ड। अब बच्चे ये जो है साई एक्स है वो टाइम इंडिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जो वेव फंक्शन वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वेव फंक्शन किसको सेटिस्फाई करेगा, आपका टाइम इंडिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चे ये चीज़ को हमने इस तरह से लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई का एक्स के रिस्पेक्टिव में प्लस में 2m बाय में एच कट स्क्वायर, जब हम इसको लेके जाएंगे 2m बाय में एच कट स्क्वायर ई, ये क्या है हमारे पास ई है ई माइनस वी एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है साई जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बच्चे क्या है 4 है। अब बच्चे हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल इनसाइड का बॉक्स जो है पार्टिकल है उसका पोटेंशियल क्या है बच्चे 0 है। तो हम क्या निकालेंगे, इनसाइड द बॉक्स वी एक्स क्या है हमारा 0 है, तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई का एक्स स्क्वायर प्लस में 2m बाय में एच कट ई साई इज इक्वल टू 0। अब बच्चे जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी किसका सम होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। बट यहाँ पे हम बच्चे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या है, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल क्या है बच्चे 0 है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो प्योरली क्या होगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी है बच्चे, प्योरली काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हम कर चुके हैं, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाय में 2m। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ गया पी एक्स स्क्वायर बाय में 2m, और ये जो था पी एक्स स्क्वायर बाय में 2m इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2m ई बाय में हमने क्या किया पी एक्स स्क्वायर और 2m को दोनों को एच कट से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास के स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्योंकि p बाय में एच कट क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, k के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया बच्चे 6। तो यहाँ तक हमने समझ में आया, हमने क्या किया बच्चे 2m ई बाय में इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर बाय में एच कट स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास के स्क्वायर क्या निकल के आया बच्चे 2me बाय में एच कट स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्या निकल के आया 2me बाय में एच कट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इस इक्वेशन में के स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। तो हम जो है 6 की वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे 5th में पुट कर देंगे, तो हमारे पास बच्चे क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई का एक्स के रिस्पेक्टिव में प्लस में के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। बच्चे दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हुई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे डी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस आइटा के। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। तो इस इक्वेशन का हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या है, ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। तो यहाँ पे बच्चे ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब बच्चे ए बी जो है हमारे कांस्टेंट हैं और इसको हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसके ऊपर कैसे निकालेंगे बच्चे, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन किस पे, साई पे। अब देखो यहाँ पे हमने देखा है कि जब x 0 है और x इन्फानाइट है, जब हम बच्चे इस रीज़न की बात करते हैं, कौन सा रीज़न बच्चे, ये वाला रीज़न जब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा पोटेंशियल था, यहाँ पे वी एक्स क्या है बच्चे 0 है और यहाँ पे वी एक्स 0 है। जैसे ही हम x 0 की बात कर रहे हैं और x a की, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चे, इन्फानाइट हो रहा है। लेकिन ये x 0 और x a जो है वो रीज़न क्या है, डिसकंटिन्यूटी का रीज़न है, क्योंकि इसमें हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चे, इन्फानाइट हो रहा है। तो हमारे पास जो है साई एक्स और साई एक्स जो है और डेल साई जो है वो हमारा क्या होना चाहिए बच्चे, कंटिन्यूस होना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स पे भी। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जो साई एक्स है वो क्या होगा, 0 होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या करना है, साई को कंटिन्यूस करना है इन दोनों डिसकंटिन्यूटी पे। तो हम क्या कह के चलेंगे, साई एक्स जो है वो 0 होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 और साई एक्स जो है वही क्या होगा, 0 होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यही हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई कि साई को, ये जो 2 पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चे, इन्फानाइट हो रहा है, तो उस केस में हमारा साई एक्स क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे साई एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0 होगी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट किया तो ए ई की पावर आयोटा 0 प्लस में बी ई की पावर माइनस आयोटा 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया,
ऐसी x इज इक्वल टू ए पे भी डिसकंटिन्यूटी है तो साई एक्स हमारा क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। जहाँ पे हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रीजन में लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए ई की पावर माइनस आइटा के ए प्लस में बी ई की पावर माइनस आइटा के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने निकाला था बी इज इक्वल टू माइनस ए, तो हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ए ई की पावर आइटा के ए माइनस प्लस में तो यहाँ पे माइनस ए ई की पावर माइनस आइटा के ए इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन आ जाएगा और 2 आइटा से हमने मल्टीप्लाई और 2 आइटा से हमने क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये देखोगे ये बच्चे किसका फॉर्मूला बन गया, साइन के ए का फॉर्मूला बन गया, 2 आइटा ए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो। तो साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, और साइन जीरो किस पे होता है बच्चे, जितने भी आपके पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं एन पाई, तो वहाँ पे हमारा जो है साइन जो है वो क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो साइन के इज इक्वल टू साइन एन पाई, और क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल टू एन पाई। तो के क्या आ गया बच्चे, एन पाई बाय में ए। तो इससे इक्वेशन नंबर क्या कह लो बच्चे, 11 कह लो। तो के हमारे पास क्या निकल के आया, एन पाई बाय में ए। अब देखो बच्चे जो हमारा सॉल्यूशन था स्क्वाड्रेंचर वेव, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था वो क्या था बच्चे, ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस में आइटा के एक्स, ये था। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ऑफ माइनस आइटा के एक्स, क्योंकि हमने बी को क्या पुट कर दिया बच्चे, माइनस ए पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने 2 आइटा से मल्टीप्लाई 2 आइटा से हमने डिवाइड किया है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 आइटा ए साइन के एक्स। अब बच्चे ये जो साइन के एक्स है, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे साइन के एक्स को एज इट इज़ रखो, ये वाली जो टर्म है दैट इज़ अनदर कॉन्स्टेंट, ये इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, सी कह दिया। अब देखो वेव फंक्शन क्या है, सम कांस्टेंट इनटू साइन के एक्स, यानी कि वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन अगर सिंपल ये आता साइन के एक्स आता तो हम कहते हैं हमारा वेव फंक्शन क्या था, नॉर्मलाइज था। अब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आया तो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें अपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है बच्चे, जीरो से ए, जो रीज़न है हमारा जीरो से ए, हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो साई एक्स का स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से बच्चे जो सी की वैल्यू है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या आती है बच्चे, 0 to a साई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, तो हम जब ये नॉर्मलाइजेशन हमने कंडीशन लगाई तो क्या आ गया, सी का स्क्वायर 0 to a साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे हमारा के जो था, हमने जो निकाला था वो के क्या निकाला था बच्चे, हमने निकाला था एन पाई बाय में ए निकाला था, हम वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या आ गया, सी स्क्वायर 0 to a साइन स्क्वायर एन पाई बाय में ए एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे सी स्क्वायर 0 to a 1 बाय में 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय में 2। तो हम वही फॉर्मूला लगाए 1 बाय में 2 1 माइनस कॉस 2 पाई एन एक्स बाय में ए इंटू डी एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय में 2 एक्स आ जाएगा, और 0 to a इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to a लिमिट्स डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय में 2a। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई एक्स बाय में a, और ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड में, तो a बाय में 2n पाई, 0 to a लिमिट्स लगाएंगे। अब देखो साइन जो है अगर आप a लगाओगे तो साइन किसका मल्टीपल आएगा, n पाई का मल्टीपल होगा। तो आपको पता है कि पाई का मल्टीपल जो भी होता है इंटीग्रल मल्टीपल पे हमारा जो साइन है वो 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बची सी स्क्वायर ए बाय में 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट था वो निकल के आया √2 बाय में ए। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो क्या बन गया बच्चे, साइन एन एक्स दैट इज √2 बाय में ए साइन एन पाई एक्स बाय में ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह लो बच्चे, 13। अब बच्चे हमारे पास क्या है, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है हमारे पास। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो साई एन एक्स है इसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट के लिए एन क्या होगा, 1 होगा, y1 इज इक्वल टू √2 बाय में ए साइन एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे साइन पाई एक्स बाय में ए। ऐसे ही 2 पुट करोगे तो 2 पाई एक्स बाय में ए। ऐसे ही एन तक जाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाय में ए। तो ये जो है ये क्या है बच्चे, आपको पता है कि हमारी जो स्क्वाड्रेंचर वेव इक्वेशन है वो क्या होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, और इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन भी कहते हैं। और ये जो ई है दैट इज़ योर आइगन फंक्शन, ई जो है आइगन वैल्यू है और साई क्या है बच्चे, आइगन फंक्शन। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या निकल के आए बच्चे, आइगन फंक्शन। तो हमने आइगन फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चे, आइगन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो आइगन फंक्शंस हमारे पास निकल के आए, वो इस तरह से निकल के आए बच्चे। इसको जो है आइगन फंक्शंस को प्लॉट किया हुआ है, तो इसका जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज ग्राउंड स्टेट के केस में हमारे पास इस तरह से आता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 2 लूप्स आते हैं, ऐसी थर्ड करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स आएंगे। तो ये जो है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम नोड्स और एंटी नोड्स कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए जो हमने इसको प्लॉट किया तो हमारे पास ये आया है। तो ग्राउंड स्टेट का ग्राफ इस तरह से, एक्साइटेड का इस तरह से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। आगे बच्चे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। अब देखो बच्चे, एनर्जी आइगन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हमने के कैलकुलेट किया था पहले। के क्या निकल के आया था, एन पाई बाय में ए निकल के आया था। तो के स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से जो के स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 6 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी वो क्या थी बच्चे, वो हमारे पास ये थी। इक्वेशन नंबर 6 जो थी वो क्या थी, 2me बाय में एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब के स्क्वायर को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे nth एनर्जी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो En क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय में 2m ए स्क्वायर। तो En हमारा क्या कैलकुलेट होके आया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय में 2m ए स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चे, एनर्जी आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे, आपकी एनर्जी आइगन वैल्यूज। ऐसे ही मोमेंटम जो है अगर पार्टिकल का इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू एच कट के। तो के की वैल्यू आप पुट कर दोगे क्या, एन पाई बाय में ए। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, और एच कट क्या है, एच बाय में 2 पाई। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पाई बाय में 2a इंटू 15। ये इक्वेशन नंबर 15। अब देखो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, आपके पास एक एनर्जी आएगी पार्टिकल की। 2 पुट करोगे, दूसरी सेकंड एनर्जी आएगी। यानी कि 1 पुट करेंगे तो ग्राउंड स्टेट मिलेगी, सेकंड पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, ऐसे थर्ड पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास एनर्जीज आई हैं जो पार्टिकल की, वो कैसी हैं बच्चे, डिस्क्रीट एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, सब पार्टिकल्स की क्या आ रही है, जो पार्टिकल है उसकी क्या आ रही है, डिस्क्रीट एनर्जी आ रही है। ऐसी अब n 1 2 3 यहाँ पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, पार्टिकल की डिस्क्रीट आपका मोमेंटम हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये क्या कहलाएंगे बच्चे, ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चे, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये जो डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी हमारे पास निकल के आई, ये क्या कहलाएंगी बच्चे, आपकी एनर्जी लेवल, n 1 2 3। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे, एनर्जी लेवल। तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती थी, जो भी पार्टिकल है, चाहे आप पार्टिकल कह लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई पार्टिकल, तो जो भी पार्टिकल है इसकी क्या होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और हमने देखा उसके डिस्क्रीट क्या है, मोमेंटम स्टेट्स भी हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जब n1 है, लोएस्ट n क्या हो सकता है बच्चे, 1 हो सकता है। तो n1 ये क्या कहलाएगी, उस पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। जब n2 पुट करोगे तो ये क्या कहलाएगी या बच्चे, आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ऐसी n2 3 पुट करोगे तो ये क्या कहलाएगी बच्चे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब हमारा n1 है, लोएस्ट जो स्टेट है वो क्या होगी, आपकी ग्राउंड स्टेट पार्टिकल की। और जब आप 2 पुट करोगे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होंगी, और 3 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगी बच्चे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब यहाँ से बच्चे एक चीज़ हो रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहती थी कि हर पार्टिकल की क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, वो हमने देख भी लिया। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, अगर मान लो ये जो ए है, ए क्या है बच्चे, विड्थ है बॉक्स की, क्या है, इसको क्या कहते हैं, साइज बॉक्स का। जो हमने बॉक्स कंसीडर लिया है वो 0 to a लिया है, मतलब उसका जो साइज है वो a डायमेंशन का है। अगर जो बॉक्स है उसका जो साइज है अगर वो इन्फानाइट हो जाए, यानी कि a जो है आपका, ये जो बॉक्स हमने कंसीडर किया है बच्चे 0 to a, यानी कि उसका जो विड्थ है वो कितनी है बच्चे, a है। तो उसकी जो विड्थ है बच्चे क्या है, a है। तो हमारे पास एनर्जी क्या आई, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय में 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बाय में 2m a स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a जो है बच्चे अगर क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, तो a क्या हो जाए आपका, इन्फानाइट हो जाए, जो एनर्जी क्या होएगी वो 0 को अटेंड करेगी। यानी कि एनर्जी जो होएंगी वो जो पहले क्या आ रही थी, डिस्क्रीट एनर्जीज आ रही थी,
अब एक पॉइंट पे क्या आएगा, जैसे n1 है n2 है, जब हमने a बहुत ज़्यादा ले लिया तो उस केस में हमारे जो एनर्जीज होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चे, जीरो होने की कोशिश करेंगी, यानी कि जो एनर्जी लाइंस आ रही थी वो क्या हो जाएंगी बच्चे, क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगी। जो क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगी तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चे क्या हो जाएंगी, एनर्जी कैसे हो जाएंगी, कंटिन्यूस एनर्जी हो जाएंगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता था, जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चे, कंटिन्यूस होती हैं। तो उस केस में जो है हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस एनर्जी स्टेट को अप्रोच करेगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाएगा, कोई बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा। फिर ये जो बॉक्स जो हम कंसीडर कर रहे थे ये बॉक्स खत्म हो जाएगा, पार्टिकल जो है आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। जब बॉक्स के अंदर था तो एनर्जी कैसी आ रही थी बच्चे, डिस्क्रीट आ रही थी, n1 n2 n3। जब हमने इनफाइनाइट ले लिया, अब एनर्जी क्या आ रही है, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी आ रही है, और कह सकते हैं कंटिन्यूस एनर्जी हमें मिलेंगी। उसका मतलब ये है कि अब पार्टिकल जो है कहीं पे भी मूव कर सकता है, पार्टिकल फ्री हो चुका है, अब कहीं पे भी वो मूव कर सकता है। अब उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि सिर्फ वो एक 0 to a रीजन में मूव करेगा, वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये था अभी तक हमारे पास। अब आगे देखो बच्चे कि जो हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो क्या निकल के आई बच्चे आपकी, दैट इज ये जो एनर्जी स्टेट दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट कह लो या ग्राउंड स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं। अब बच्चे हम क्या निकाल लेंगे, जो वेव फंक्शन है ना बच्चे, इसकी वैल्यू ना कहीं कहीं तो आ रही थी हमारे पास पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं वेव फंक्शन है उसकी कई बार तो वैल्यू क्या आ रही थी बच्चे, मैक्सिमम आ रही थी, और कई बार हमने, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट किया, जो मैंने आपको दिखाया था नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का, मैंने आपको क्या दिखाया था बच्चे, ग्राफ दिखाया था। ग्राफ इस तरह से आया। अब देखो कहीं पे तो क्या हो रहा है बच्चे, a/2 पे देखो वेव फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम है, ठीक है, और x 0 है तो वेव फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, x a है तो वेव फंक्शन कैसा है बच्चे, मिनिमम है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं a/4 की बात करूं तो हमारा वेव फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे भी वेव फंक्शन मिनिमम है, यहाँ पे 3a/4 की अगर मैं बात करूँ तो वेव फंक्शन कैसा है बच्चे, हमें मिला मैक्सिमम मिला। तो ये ग्राफ को हमने देखा, एक्सप्लेन करेंगे अब हम इसे, यानी कि कहीं कहीं पे तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, मैक्सिमम आ रही है, और कहीं पे वेव फंक्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 0 to a में यहाँ पे वेव फंक्शन एक बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आई है, यानी कि एक इस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हमें 2 मैक्सिमा मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे डिफाइन करूँ बच्चे, तो इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करने होंगे, नोड्स। नोड्स क्या कहते हैं, जहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है, 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो जहाँ पे वेव फंक्शन आपका 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, नोड्स कहते हैं। फॉर nth क्वांटम स्टेट के लिए नोड जो हमें कहाँ मिलेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था साइन nx का, जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। वो क्या था बच्चे, वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, √2/a साइन n πx/a, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पे बच्चे आपको पता है √2a/में कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो साई एक्स 0 कब होगा, जब ये साइन n πx/a क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो साइन n πx/a 0 कब होगा, जब साइन क्या होगा, इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, पाई का। तो हमने क्या लिया, पी पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन यानी कि n πx/a इज इक्वल टू पी पाई, तो x क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास pa/n, pa/n आएगा यहाँ पे, तो ये करेक्ट कर लेना, pa/n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, p की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, और ऐसे ही बच्चे n की वैल्यू 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं। तो नोड जो है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, जब हमारा n क्या था बच्चे, 1 आएगा, तो उस केस में जब हमारा नोड अकर एट x इज इक्वल टू 0, और किस पे आ रहा है, a/n पे, ठीक है ना। तो p जब हमारा 0 होगा तो नोड कहाँ आएगा, 0 पे, p हमारा 1 होगा तो नोड कहाँ आएगा, a/n पे, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, साई एक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो साइन इंटीग्रल है वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। साइन 1 कब होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा साइन क्या होगा बच्चे, 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि
पाई बाय में 2, 3 पाई बाय में, इन सब पे क्या है हमारे पास साइन क्या होता है 1 होता है। तो n पाई एक्स बाय में a इज इक्वल टू 2p प्लस में 1 पाई बाय में 2, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 2p प्लस 1 a बाय में 2n। तो यहाँ से बच्चे हमने p की वैल्यू वही 0 1 2 3 होगी। अब देखो हमारे पास जो है जब n 1 था, यानी कि फर्स्ट स्टेट, किसको क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेट को हम क्या कह सकते हैं बच्चे, ग्राउंड स्टेट, जो हमारा फर्स्ट जो आई थी हमारे पास, उस केस में हमारे पास जब n 1 था, नोड कहाँ कहाँ आए, जब हम p को वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 पे और 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, तो a बाय में अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो नोड अकर एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक बार तो हमने n को 1 पुट किया तो 0 पुट करेंगे p को, और p को क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और a पे हमें नोड्स मिलेंगे। और एंटी नोड कहाँ मिलेगा बच्चे, हमें 0 पुट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा a बाय में 2n, और a बाय में 2n, n क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा a बाय में 2। तो एंटी नोड हमें कहाँ मिलेगा बच्चे, a बाय में 2 पे। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, नोड हमें कहाँ मिलेगा, x 0 पे, a बाय में 2 पे और a पे। और एंटी नोड हमें कहाँ मिलेगा, जब n 2 है आप 2 पुट करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा a बाय में 4, 2 पुट करो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 3a बाय में 4। तो हमारे पास जो है एंटी नोड हमें कहाँ मिलेगा, a बाय में 4 और 3a बाय में 4 पे। ऐसी n इज यहाँ पे बच्चे हमारे पास n इज इक्वल टू 3 पे जो हमें नोड्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कि जब हम क्या करेंगे n को 3 पुट करेंगे और 0 1 2, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 3a बाय में 3 बाकी क्या आ जाएगा द्वारा a से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, 0 to a ही रखना है हमें, ठीक है। ऐसी एंटी नोड हमें कहाँ मिलेगा, जब n को हमने 3 पुट किया 6, तो यहाँ पे क्या आ गया a बाय में 6, p 0 पुट किया, p को 1 पुट करोगे क्या आएगा 3a बाय में 6, ऐसी 5a बाय में 6। तो हमारे पास एंटी नोड कहाँ पे आए, इस रीजन तक आए, क्योंकि आगे अगर आप टर्न पुट करोगे ना बच्चे, अगर आप क्या पुट करोगे 0 1 2 3 पुट करोगे ना तो क्या आ जाएगा 3 6 प्लस में 1 7a बाय में 6, 7a बाय में 6 जो है ना वो आगे चला जाएगा, ए रीजन से बाहर हो जाएगा, 0 to a रीजन से बाहर हो जाएगा, इस करके हम वो नहीं ले सकते नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास इनका जो प्लॉट है वो मैंने बनाया हुआ है बच्चे, तो मैंने दिखाया भी था आपको, तो अभी हम बुक के उसमें भी देख लेते हैं, तो बुक से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ से 0 से a बाय में 2 पे हमें एंटी नोड मिल रहा है, और 0 और a पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, 0 और a पे हमें क्या मिल रहा है, नोड्स मिल रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या आया था नेक्स्ट, जब n 2 था हमारे पास 0 a बाय में 2 और a, तो यहाँ पे देखो 0 a बाय में 2 और a पे नोड, और एंटी नोड किस पे मिल रहे थे बच्चे, a बाय में 4 पे और 3a बाय में 4 पे। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया n3 पे, अगर हम चेक करें तो a बाय में 4, n3 पे x 0 a बाय में 3 2a बाय में 3, और a पे हमें क्या मिल रहे थे, नोड्स मिल रहे थे 1 2 3, और बाकी क्या मिल रहे थे बच्चे, एंटी नोड्स हमें मिल रहे थे। अब देखो बच्चे दो नोड्स के बीच में हमें एक क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है। ऐसे ही यानी कि दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है, दो नोड्स के बीच में एक क्या है, एंटी नोड है। हमेशा क्या होगा, दो नोड्स के बीच में हमें क्या मिलेगा बच्चे, एक एंटी नोड मिलेगा। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो बच्चे कि एक नोड के बीच में, यानी कि दो एंटी नोड्स के, एक एंटी नोड के बीच में, आप ये भी बोल सकते हो दो एंटी नोड्स के बीच में बच्चे हमारे पास एक नोड तो आएगा ही आएगा, दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड हमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, तो अब बच्चे आप ये भी बोल सकते हो दो एंटी नोड्स के बीच में हमें क्या मिलेगा, एक नोड मिलेगा। और एंटी नोड्स क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंटी नोड्स जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम साई एक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की होने की। और दोनों के केस में जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि इस दो एंटी नोड्स हैं, यानी कि दोनों में ही इक्वल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की या पार्टिकल के होने की इस रीजन में, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे हम ये भी कह सकते हैं देयर आर n-1 नोड्स ईच नोड लाइंग बिटवीन टू एंटी नोड, मतलब हर नोड जो है दो एंटी नोड्स के बीच में जो है लाई करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर n एंटी नोड्स हैं तो n-1 नोड्स होंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल के होने की 0 होगी। अगर n एंटी नोड्स हैं आपके पास तो n-1 जो है हमें एंटी नोड्स जरूर मिलेंगे,
अगर n-1 नोड जहाँ पे हमें नोड मिलेगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल के होने की, वो क्या होगी बच्चे, 0 होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब देखो हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी के अंदर ही हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे 0 पॉइंट एनर्जी इन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से बच्चे बस ये याद रखना, x0 x a पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा या पार्टिकल क्या होगा, 0 होगा, और x = a बाय में 2 पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस रीजन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और एंटी नोड पे हमें क्या आएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के होने की। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है टर्म, दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी, जो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है बच्चे यहाँ पे, तो 0 पॉइंट एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो क्या है, y(n(x) = 2a बाय में 2a की पावर 1 बाय में 2 साइन n πx बाय में a। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आई थी, En = n² π² बाय में 2ma²। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो n की क्या होगी बच्चे, 1 होगी। अब n की आप ये नहीं कह सकते स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर एनर्जी आइगन वैल्यू 0 ले लोगे तो xi = Eψ जो हमारे पास टर्म होती है, यानी कि जो हमारा xi होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0। जो ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। n0 का मतलब कि हमारा वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और पार्टिकल अगर हम बात कर रहे हैं, देखो अगर n आपने 0 ले लिया, ई भी क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया, वेव फंक्शन भी क्या आ गया, 0 आ गया, पर 0 से a रीजन के बीच में जो है पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। और हम ये नहीं कह सकते कि इस रीजन के अंदर जो है पार्टिकल की होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम ये रीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर हम n0 ले लेंगे तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो विद इन द बॉक्स पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। तो हम इसका मतलब कोई पार्टिकल ही नहीं है बॉक्स के अंदर, अगर बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम 0 नहीं कंसिडर कर सकते। तो n की वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1 होगी। तो ψ1x जब हम पुट करेंगे 2a बाय में 1 बाय में 2 साइन n πx बाय में a, तो यहाँ से बच्चे E1 हमारे पास एनर्जी क्या निकल के आएगी बच्चे, π² बाय में 2ma², ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो है 0 पॉइंट एनर्जी है, यानी कि T0 होने पे भी, जब टेम्परेचर बिल्कुल लोएस्ट है, 0 है, तब भी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की कुछ ना कुछ है, यानी कि E1 है, तो वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगी बच्चे, 0 पॉइंट एनर्जी कहलाएगी। यानी कि जो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है एट टेम्परेचर 0, यानी कि जब कुछ भी टेम्परेचर नहीं है तब भी उसकी कुछ ना कुछ उस पार्टिकल के पास एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये जो है स्मॉलेस्ट एनर्जी, और इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे, 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे इसको पार्टिकल की, और इसकी वैल्यू क्या है, E = π² बाय में 2ma²। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने लिखी हुई है कि अगर मान लो m बहुत लार्ज है, जो पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत लार्ज है, या फिर a आप किसको ले रहे हो, इन्फानाइट ले रहे हो, जो हमारी डायमेंशन है बॉक्स की वो कैसी है, इन्फानाइट है या बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उस केस में जो 0 पॉइंट एनर्जी है E0, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होएगी बच्चे, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो ये हाँ, ये बस ये लास्ट था पॉइंट कि 0 पॉइंट एनर्जी जो है पार्टिकल की बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ 1 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे पोटेंशियल स्टेप, E इज़ ग्रेटर देन V0, ठीक है ना। जब एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से, तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, और प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा करें अपना, और